नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। आज हम जीके जीएस की एक क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हम जीके के विषय में सारी जानकारियाँ देंगे, तो आप देखते जाइएगा। आपका प्रश्न का लेवल भी आगे आगे बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, अभी लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम 50 क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर जो रक्तस्राव है उसको रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। जो रक्तस्राव है, जो रक्त जो बहता है उसको रोकने के लिए क्या किस आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो जो पोटास एलम है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात आई है रक्त की, रक्तस्राव की। तो जो किस विटामिन के कारण रक्त जो थक्का है वो नहीं बनता, तो विटामिन के कारण। किस विटामिन के कारण? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और आपके प्रश्न पूछता है कि जो रक्त है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 7.5 तक माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है। जो रक्त है वो क्या है? एक तरल संयोजित ऊतक माना जाता है। और रक्त भी 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपका ओ है वो सर्वदाता माना जाता है और ए बी जो है वो सर्वग्राही माना जाता है। ए जो है वो ए को ही देता है और जो बी है ना, ए बी जो माना जाता है, बी है वो बी को दे सकता है और ए बी जो है वो दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके रक्त के विषय में जानकारी है। रक्त ग्रुप ये माने जाते हैं आपके। ठीक है, तो इन विषय पर ध्यान दीजिएगा। और जो रक्त होता है ये मानव शरीर का जितना भाग होता है, जितना मतलब भार होता है, जितना वजन होता है मानव का शरीर, उस वजन का कितना प्रतिशत होता है? 7 से जो 6 पॉइंट से लेकर के 6% से लेकर के 7% वजन किसका होता है? मानव शरीर की भार का 6 से 7% भार होता है। आगे, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? जो जब जब कोई एकल जीन होता है, ठीक है, जो कोई एकल जीन होता है, ठीक है, तो जीन क्या है, जीन की उत्पत्ति क्या है? तो जीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो जीन है वो यूनानी भाषा की जो एक शब्द है जीनस, उससे लिया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जीन का। तो आते हैं प्रश्न पर कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है, तो उसको किस प्रकार का कहा गया है? तो उसे बहुत प्रभावी कहा गया है, जिसमें बहुत सारे प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी है? वो तांत्रिक तंत्र की कोशिका मानी गई है। जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वह कौन सी है? वो तांत्रिक तंत्र है। और जो सबसे छोटी मानी जाती है वो कौन सी है? वो शुक्राणु की पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मानी जाती है सबसे छोटी? शुक्राणु की। और सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है? तांत्रिक तंत्र कोशिका मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, और जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है? शुक्राणु की कोशिका मानी जाती है। आगे, पक्षी में प्राय एक ही क्या होता है? जो पक्षियों में प्राय क्या होता है? एक ही क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। ठीक है, अब पक्षियों में जो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। आगे, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरण से वह वर्णक जो परावैंगनी किरण से जो वनस्पतियां होती हैं उनको परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वह कौन सा है? तो कैरोटीनाइड जो है वो क्या करता है? जो पौधों में जो वनस्पतियां हैं उनकी परावैंगनी किरणों से बचाता है। जो सूर्य की परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यदि ओजोन परत ना हो तो वह उसे छिद्र कर देंगी और जो अल्फा किरणें आएंगी उससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? कैंसर होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पुनः प्रश्न पर आते हैं कि वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, जो परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन कहलाता है? कैरोटीनाइड कहलाता है। ठीक है,
और आप लोग तो ये जानते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन की उपस्थिति में यदि पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, और यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर पूछा जाए तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। इन बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और जो वर्णक है, ठीक है, उसमें वर्णक जो है वो क्या करता है, वनस्पति की परावैंगनिक किरणों को के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजक उत्तरदायी है। जो पुरुष है उसके पुरुषत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है गुणसूत्र, वह XY है, और महिला के लिए X गुणसूत्र क्या है, उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, आगे वे क्रमादेश जो किसी चक्री को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं, जो किसी तरह के रोग को बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिकारक कहलाते हैं। और यदि यहाँ पास प्रतिकारक आया है, यदि प्रतिजैविक पूछा जाता तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होता है तो यह यौगिकों को यह क्या है, एक यौगिक है एंटीबायोटिक। ठीक है, जो जीवाणुओं को मार डालता है या जो जीवाणुओं के आक्रमण से बचाता है। ठीक है, इसे प्रतिजैविक कहते हैं। और यहाँ पास क्या बोला गया है, इसमें प्रतिकारक बोला गया है। तो जो चक्री संक्रमण से बचाता है उसे प्रतिकारक कहलाता है। आगे निद्रा रोग किसके द्वारा होता है। जो निद्रा रोग है वो किसके द्वारा होता है, तो ट्राइपैनोसोमा के द्वारा होता है। और जो सीसी नाम की मक्खी पाई जाती है उसके काटने से भी निद्रा रोग उत्पन्न होता है। आगे मलेरिया कौन पैदा करता है। जो मलेरिया है उसको कौन पैदा करता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और मलेरिया किस रोग के कारण होता है, किस मच्छर के काटने से, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आगे अमीबी पेचिस पैदा होती है तो इंटे अमीबा हिस्टोलिटिक द्वारा पैदा होती है। जो अमीबा पेचिस होती है ये कैसे पैदा होती है, तो इंटे अमीबा हिस्टोलिटिक द्वारा होती है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जो शैवाल विज्ञान है वो किसका बताया गया है, वो शैवाल का अध्ययन बताया गया है। आगे मधुमक्खी के पुंधुप जिसे ड्रोन होते हैं उसे वो होते हैं, तो वो क्या किस लिए होते हैं, जनन क्षमा नर होते हैं। जो जननक्षम नर होते हैं उनमें मधुमक्खी के पुंडुम होते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी के पुंडुम किस में होते हैं, जननक्षम नर में पाए जाते हैं। और मधुमक्खी पालन को क्या बोला गया है, एपीकल्चर। और जब पालन की ही बात आ गई है तो यदि मत्स्य पालन आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, तो वह नीली क्रांति के अंतर्गत किया गया है। और श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन के लिए बताया गया है। तीन बातों को ध्यान रखिएगा। प्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाई जाती है। जो प्लोएम है वह सहचर कोशिका किसमें पाई जाती है, तो आवृतबीजी में पाई जाती है। ठीक है, ये किसमें पाई जाती है, आवृतबीजी। और आवृतबीजी आ गई तो आवृतबीजी क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। जो आवृतबीजी होता है यह पादप जगत का क्या होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। अच्छा, अब प्लोएम और जाइलम जो पौधों में पाए जाते हैं, जो यहाँ पास लिखा गया है, प्लोएम और जाइलम होते हैं, दो होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, तो जो जाइलम होता है, जा से आता है तो जल ले लीजिएगा। ठीक है, तो जल और जो वहाँ से खनिज वगैरह होता है, ठीक है, तो पृथ्वी से ले जाकर के उसमें क्या करता है कि पत्तियों तथा तने तक पहुँचाता है। किसका कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है। और जो प्लोएम होता है, प्लोएम मतलब फल से, तो फल क्या करता है, जो ऊपर से जो भोजन बनाता है प्लोएम, तो पूरे तने और जड़ तक उसकी जो एनर्जी होती है उसको पहुँचाने का कार्य कौन करता है, प्लोएम करता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे पौधों में पत्ती के पृष्ठ पर पाए जाने वाले रंध्र छिद्र का नाम, जो छिद्र है उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो पत्तियों में, जो पौधों के जो पत्ती होते हैं उसमें आपने कभी कभी देखे होंगे कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब ये रंध्र क्या करता है, जो वायुमंडलीय गैस है उसको उत्सर्जित करता है और बाष्पीकृत करता है जल को। ठीक है, इसके लिए रंध्र बहुत ही उपयोगी माना गया है।
ठीक है। और यदि यहाँ वाष्पीकृत वायु की बात ही आ गई तो यहाँ पास बता देते हैं आपको कुछ जानकारियाँ, ठीक है। तो जो वायुमंडल है इसमें 78.8% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो 78.8 पॉइंट पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितना पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में आएगा कि सर तो इसको बता दें, लेकिन ऑक्सीजन ने बताया तो 20.95 पॉइंट पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। औद्योगिकी क्षेत्र के लेड के लिए जो परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है वो 224 घंटे का औसत क्या होगा। तो जो औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है वो 224 घंटे का औसत क्या होगा, 1.5 यूजी अपान मीटर या क्यूब, ठीक है। तो यह माना जाएगा। आगे, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला जो लौंग है, जिसे लौंग भी कहते हैं, वह कहाँ से प्राप्त होता है, वह पुष्पकली से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे, भूमि का मूल रोम तक किस दाब से पहुंचता है। जो भूमि है उस पर जल किस दाब के द्वारा पहुंचता है, जो पराशण दाब। पराशण द्वारा क्या किया जाता है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा दबाव बनाया जाता है, उसके द्वारा जो जल को पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि भूमि का जल मूल रोम तक किस दबाव के कारण पहुंचाया जाता है, तो पराशण दाब के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे, एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया। एक आलू कंद है, उसको आधे भाग में काटा गया, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसमें एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो आप लोग देखते हैं कि जब आलू कटता होगा, आप लोग देखे होंगे घर में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कटते हैं तो उसमें भूरे रंग का होता है आलू जब कटा होता है, लेकिन उसमें आयोडीन का जो विलय होता है, जो नमक होता है, उसको आप घोल के कुछ बूंदे उस पर डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, भूरे से नीलाभ या काला हो जाएगा। आगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीलाभ या काला हो जाएगा। आगे, गिफन, निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा। देखिए क्या होता है कि जो गिफन होता है, गिफन का मतलब क्या होता है, निम्न स्तरीय या घटिया माल, ये तो से घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। जो गिफन माल होता है, जो निम्न स्तरीय माल होता है, वह घटिया भी होता है, यह हम विचार करते हैं, ठीक है। आगे, जल आय बढ़ती है तो खपत में भी किस अनुपात में बढ़ जाती है। जो जल का आय बढ़ता है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ता है, वह कम अनुपात में बढ़ता है। जब जल आय बढ़ता है तो खपत कम अनुपात में बढ़ता है। आगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है, तो मांग और पूर्ति के अनुसार। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो कीमत का निर्धारण है वह किसके हाथ में होता है, मांग और पूर्ति के हाथ में। देखिए अब इसको अलग तरीके से देखते हैं। जो पूंजीवादी, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बहुत धनी है, उसके पास पूरी संपत्ति है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने हिसाब से मार्केट पे मांग और पूर्ति करवाएगा। तो उसका निर्धारण कौन करेगा, जो मेन मुखिया होगा। अच्छा, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो कुछ देश हैं आपके जो विदेशी देश हैं, उसमें कौन से देश हैं, जैसे यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे देश कौन से हैं, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो जो हमारे देश भारत है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा देश में भी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जैसे मोदी जी हो गए, अडानी हो गए, ऐसे मिलकर जो काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जो समाजवादी होता है उसमें समाज के बारे में पूरा हित ध्यान दिया जाता है। तो आगे ध्यान रखिएगा। आगे, नीली क्रांति, जिसे
जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? वह मछली उत्पादन से संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से है, जिसे ब्लू रिवोल्यूशन भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं नीली क्रांति को ही। ठीक है, और आगे बताए ही हैं कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर जो है वो आपके मधुमक्खी पालन से है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है, जो वर्धमान है उसके प्रतिफल का नियम क्या है? तो जो हसमान लागत है उसे क्या कहते हैं? वर्धमान प्रतिफल का नियम कहा गया है। जो वर्धमान नामक विज्ञान से उनके प्रतिफल का क्या नियम बताया गया है? कि हमास लागत है। आगे है आर्थिक आयोजना। जो आयोजना है वह एक अनिवार्य अभिलक्षण है। जो आर्थिक आयोजन है वह क्या है? एक अनिवार्य अभिलक्षण है। यह किसमें है? यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। जो आर्थिक आयोजन है तो वह अनिवार्य अभिलक्षण है। अभी अनिवार्य अभिलक्षण ये किसके विषय में दर्शाता है? मतलब यह अनिवार्य ही, जैसे कुछ जैसे मकान हो गया, यह व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए, वस्त्र हो गए, भोजन हो गए, तो ये सारी जानकारियाँ मतलब ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था से होते हैं। और जो पूंजीपति होते हैं, तो जैसे जिनके पास पूंजीपति हो, कंपनी वगैरह लगा सकते हैं, वह अलग हिसाब से देखा जा सकता है। ठीक है, और मिश्रित में है तो ये दोनों गुण पाए जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे 26वां क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? जो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य है वह कौन सा बैंक निभाता है? वह भारतीय रिजर्व बैंक अपनाता है। जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है यह, अच्छा अब देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934 में आया था। तो जो 1934 में आपके भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था, उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है, और जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं, जिनका कार्यकाल कब तक माना गया है? 2024 तक को माना गया है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे भारत में कृषि वस्तुओं से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, जिसे प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, तो यह किससे है? तो जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है उससे माना जाता है। जो देखिए अपनी भाषा में समझाते हैं, जो भारत में कृषि है, जो कृषि वस्तुओं से संबंधित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो मतलब कि अपने कृषि संबंधित कम कीमत है उसका, तो यह किससे संबंधित आयोग है? कृषि लागत और मूल्य आयोग से है। ठीक है, और जो कृषि विज्ञान के जनक माने जाते हैं तो MS स्वामीनाथन को कृषि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन बात का ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो जो भारत सरकार के व्यय है वो किसके इमदाद के कारण अधिक है? तो वह तेल के लिए पहले है ना, और तेल का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश जो है वो कौन सा माना जाता था? वो आपके रूस, यूक्रेन वगैरह थे। ठीक है, जिसमें आज युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? जो भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली है उसको किसमें किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय में। जो भारत में सामाजिक लेखांकन मतलब सामान्य भाषा में समझते हैं कि भारत में जो समाज के विषय में जो मतलब कि देखा जाए कि समाज की क्या स्थिति है, उस विषय में यदि आकलन किया जाए या वर्गीकृत किया जाए तो उसमें क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले तो आय देखा जाता है कि उस व्यक्ति के पास आय कितना आता है, उसके पास पैसा कितना आता है। ठीक है, फिर उत्पाद देखा जाता है कि वह व्यक्ति कितना उत्पाद करता है। ठीक है, जब वह व्यक्ति उत्पाद करेगा कि किस व्यक्ति का कितना ज़्यादा उत्पाद किया उसने, और फिर वह व्यक्ति कितना व्यय करता है। यह समाज की लेखन प्रणाली है। यह किस में है? यह अपने भारत में बताया गया है कि यदि भारत का सामाजिक लेखांकन करना है तो सबसे पहले आय, उत्पाद और व्यय का विवरण करना होगा, या उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना होगा। आगे 30वां क्वेश्चन है, ब्याज की दर और उपभोक्ता के स्तर के बीच संबंध का पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? जो ब्याज की दर है, ठीक है, और उपभोग के स्तर के बीच का संबंध है वह सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो मिल्टन फ्राइडमैन ने। जो मिल्टन फ्राइडमैन है इन्होंने सबसे पहले व्यय की दर और उपभोग के स्तर के विषय के संबंध में बताया गया है।
अब ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच में संबंध को सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो मिल्टन फ्राइडमैन ने की थी। तो ब्याज की दर मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु लेते हैं, आखिर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि ये ब्याज आखिर करते क्यों है, ठीक है, ब्याज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ब्याज इसलिए लिया जाता है, और ब्याज क्योंकि हर समय क्या होता है कि मूल्य क्या है कि वस्तु की मूल्य बढ़ती जा रही है, अब मुद्रा की मूल्य कम भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आज से जो 10 साल 20 साल पहले जो पैसा की कीमत थी वो आज नहीं रह गई है, वो कीमत क्या गई है, घट गई है। तो उस कीमत की भरपाई के लिए एक व्यक्ति क्या करता है, ब्याज लेता है उस परसेंट के हिसाब से। तो उसके विषय में जानकारी क्या करते हैं, मिल्टन फ्राइडमैन ने दिए थे। आगे जो 2011-12 के बजट था, उसमें 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा जो सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत प्रक्षेपित किया गया था, वो कितना था, जो घाटा हुआ था भारत में राजकोषीय घाटा, तो वह कितना था, 4.6 पर हुआ था, ठीक है। तो इसके विषय में जानकारियाँ होती है, ठीक है। तो जो 2011-12 के बजट है, इसमें बताया गया कि भारत में राजकोषीय घाटा 4.6 पर पाया गया है। अब राजकोषीय घाटा क्या है, राज्य में होने वाली घाटा को राजकोषीय घाटा बोला जाता है, ठीक है। तो अब 2022-23 का भी देख लेते हैं। जो 22-23 का राजकोषीय घाटा है, ठीक है, तो यह सकल घरेलू उत्पादक का 6.9 रह सकता है। तो यह बताया गया, जो आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपका जो बजट पेश किए थे, तो उन्होंने उस पेश में बताया गया था कि 6.9 पॉइंट तक उत्पादक में राजकोषीय घाटा हो सकता है, जबकि पहले बताया गया था 6.8 ही बताया गया था, लेकिन 9 की संभावना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बजट क्या है, एक बुलगट था, फिर बजट हुआ, मतलब कि एक चमड़ा का बैग हुआ करता था, फिर इसके बाद मतलब कि प्रथम शुरुआती किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले, पंडित नेहरू के काल से ही शुरू आया था बजट, ठीक है। तो इस विषय में सारी जानकारियां हैं। आगे बताते हैं 32वां क्वेश्चन कि मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो मुद्रा प्रक्रिया है, जो मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विस्फीति कहलाती है। तो जो मुद्रा की पूर्ति है उसको कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुद्रा विस्फीति कहलाती है। तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो मुद्रा की पूर्ति है उसको कम कर दिया जाए। जो मुद्रा की पूर्ति है मतलब जितना मुद्रा की आपको आवश्यकता है उसकी पूर्ति को कम कर दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, मुद्रास्फीति कहलाएगा, ठीक है, मुद्रास्फीति कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके मुद्रा विस्फीति कहलाएगा। अब मुद्रास्फीति मतलब कि मुद्राओं की रेट में कमी आना, ठीक है। आगे 33 देश में छोटे किसान को परिभाषित किया गया, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। देश में ऐसा माना गया, देश में ऐसी छोटे किसानों के बारे में विवरण किया गया है जिनके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, 1 से 2 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने होता है, 2.45 एकड़ आता है, ठीक है। तो 1 या 2 हेक्टेयर जिसके पास रहता है वो छोटे किसान माने जाते हैं। इन विषय पर ध्यान रखिएगा। आगे मान लीजिए कि माल ए और बी की पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि मान लीजिए कि ऐसा मान सकते हैं XYZ एक, ठीक है, कि ए और बी पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ए की वृद्धि हो जाए की मांग में, तो बी की क्या होगी, बी की गिरावट होगी। हम सरल भाषा में समझाते हैं आपको, ठीक है, ये किताबी ज्ञान है, ठीक है। तो जो ए है और बी पूरक है, पूरक का मतलब एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए शंकर जी विष्णु भगवान बोलते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो जो ए है और बी है एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बिना मतलब पूर्ण नहीं होंगे, ठीक है। और यदि एक की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए, यदि एक की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाएगी तो ये बनी बात है कि बी की अपने आप ही कीमत में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि ए की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। आगे भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर
किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थी? यहाँ अपेक्षित थी होगा, है लिखा हुआ है, ठीक है, तो सुधार लीजिएगा। तो यह उस समय की जो योजना थी, ठीक है, पहली, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि मार्च 2012 में क्या की जाएगी, यह उपलब्ध कराई दी जाएगी, ठीक है, करा दी जाएगी। तो यह पहले का पुराना डेटा है। आगे 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? जो भारत में 1931 में पहली बार बोली जाने वाली फिल्म थी वो कौन सी थी? वह आलम आर थी। और 1931 में भी क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे। और पहला 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे गरबा एक नृत्य है। जो गरबा है यह क्या है? एक नृत्य माना जाता है। ये गरबा कहाँ का नृत्य माना जाता है? तो ये गरबा जो है वो आपके कहाँ का माना जाता है? गुजरात राज्य का नृत्य माना जाता है। कि गुजरात राज्य में जो है वो है कौन सा नृत्य माना जाता है? गरबा नृत्य माना जाता है, ठीक है। तो ठीक है, और जो गुजरात राज्य है उसमें राज्य सरकार ने क्या किया था? नदियों के सम्मान में नदी उत्सव भी शुरू किए थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो गुजरात है उसमें शिवराजपुर बीच भी है जिसे ब्लू फ्लैग मिला था, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो गुजरात है उसमें किसान सूर्योदय योजना भी हुआ है। गिरनार रोपर का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी कहाँ शुरू हुआ है? यह गुजरात में हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ है? यह गुजरात में ही पाया गया है, ठीक है। तो यह सारे विषय में ध्यान रखिएगा। आगे ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो जो ललित कला है संवर्धन है वह किसके लिए है? वह ललित कला से ही है। आगे द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? जो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक हो बिमल जलालन का है, ठीक है। आगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है जिसे CFTRI कहा जाता है, तो कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ है? मैसूर में स्थित है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? जो अरक्तता होता है वह फॉर्मिक एसिड के कारण होता है, अरक्तता। और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, ठीक। और विटामिन ए की कमी से जो होता है वो अंधापन या क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड होता है जिसका नाम, जिसमें मतलब मसूड़ों में रक्त उकताना वगैरह के बारे में बताया गया है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो आपका जो आंवला है उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आते हैं 42वां क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथ की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो जो थायराइड ग्रंथि है उसकी समानता बनाए रखने के लिए आयोडीन को किस रूप में मिलाया जाता है? तो कि आई रूप में मिलाया जाता है। आगे मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्र कोशिका मानी जाती है। आगे और सबसे छोटी कौन सी मानी गई थी? शुक्राणु की कोशिका मानी जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषम पालिका पूंछ पाई जाती है। जो शार्क या व्हेल है यह सबसे बड़ी मछली भी मानी जाती है। आगे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? तो हरे पौधे हैं। यौगिक कारक मतलब इसका उपयोग करता सबसे ज़्यादा कौन है सूर्य के प्रकाश का? तो हरे पौधे माने जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और वह जिस रंग को विक्षेप करता है वही रंग हो जाता है, ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं। और सौर ऊर्जा का जो केंद्र माना जाता है वह कौन है? सूर्य को माना जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शिशुलिंग निर्धारण गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। जो शिशुलिंग धारण है वो किसके
पर करता है? पिता पर। पिता पर कौन सा होता है? यक्ष बाई होता है। और माता पर कौन होता है? यक्ष यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है, जो पुत्री के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है वो कौन सा पाया जाता है? वो माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वो ऐसे जीव में पाया जाता है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। आगे 49वां क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 48वां क्वेश्चन है कि निद्रायु व्याधि रोग की वाहक है जो सीसी मक्खी है, ये किसके लिए है? निद्रायु या व्याधि रोग के लिए वाहक होती है। आगे, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं, तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वह सबसे घातक मलेरिया को फैलाने वाले हैं। और ये किसके काटने से होता है? मादा एल्फ्रिज मच्छर के काटने के कारण होता है। आते हैं 50वां क्वेश्चन कि किस जंतु में तांत्रिक तंत्र नहीं होती है? तो जो अमीबा होता है उसमें तांत्रिक तंत्र नहीं पाया जाता है। जो अमीबा जीव पाए जाते हैं उनमें तांत्रिक तंत्र नहीं पाए जाते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आगे का जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जी के जीएस की सीरीज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।